नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का आज हो रहा है मतदान। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पूर्वांचल अपराध के लिए नहीं, निवेश और विकास के लिए जाना जाएगा। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी ताकत। और लखनऊ में आरएसएस के सह कारवां दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, नई शिक्षा नीति से भारत के सही इतिहास की जानकारी लोगों को होगी उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में करीब 2,39,76,670 मतदाता 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 70 महिला प्रत्याशी जबकि 719 पुरुष उम्मीदवार हैं। वहीं 339 निर्दलीय चुनाव मैदान में इन 89 विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 25,430 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा, जिनमें से 3,311 केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं। बाकी के 11,071 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। आयोग ने 89 आदर्श मतदान केंद्र बनाए, जिनमें से कई मतदान केंद्रों की व्यवस्था दिव्यांग कर्मी देखेंगे। 89 मतदान केंद्र पर्यावरण अनुकूल बनाए गए हैं, जबकि 611 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी महिला कर्मचारी संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीडा के 33वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री के करीब 260 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। बंद उद्योगों को शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गति के कारण नए निवेश आ रहे हैं। पूर्वांचल अपराध के लिए कारण नहीं, विकास के कारण जाना जाएगा। लोगों की सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। जो लोग दूसरे शहरों में काम करने जाते थे, उन्हें अब गोरखपुर में ही काम मिलेगा। उस प्रकार के निवेशकों की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट की अच्छे सेंटर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा, जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पे फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षण दाता होते हैं। इसलिए
इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव को संबोधित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कवाल में बवाल नहीं होता और न ही 1 महीने तक कर्फ्यू लगाया जाता है। अब विशेष समुदाय के लोगों से परेशान होकर आम लोग घर छोड़कर पलायन नहीं करते। अब हजारों हिंदू नौजवानों को जेल में नहीं बंद किया जाता है क्योंकि यह सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था। अब प्रदेश में अमन, चैन और विकास के रास्ते पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऐसे नेताओं पर कटाक्ष किया जिन्होंने प्रदेश को दंगे की आग में झोंका था और हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर बाहर रहना पड़ा था। उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर विकास कराती है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है? और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। रामपुर में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। हाई प्रोफाइल रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से आसिम राजा और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारी चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और गलियों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। रामपुर में प्रशासनिक अधिकारी वोटरों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वह स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकते हैं। बूथ पर दी जाने वाली सुविधाओं को भी जांचा जा रहा है जिससे मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को पुलिस व्यवस्था को तैनात किए जाने और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर आपत्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा अपने पराभव के दौर में है, इसलिए वो अपनी खींच मिटाने के लिए गलत आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। मतदान के दिन कोई भय का माहौल न हो और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना है। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना बिल्कुल नहीं है। मतदान केंद्र के अगर आईडी चेक करना हो तो ये पुलिस का काम नहीं है, ये पैरामिलिट्री देखेगी कोई गलत आदमी नहीं जा रहा या प्रिजाइडिंग अफसर देखेगा उसको। पुलिस का कोई काम नहीं है कि 4 जिलों की पुलिस, 5 जिलों की, 6 जिलों की पुलिस रामपुर में इकट्ठी करके और एक कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाए और हर मतदान केंद्र पर एक आतंक का साया नजर आए और लोग वोट डालने से डरें। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज से लोग उतर करके भाग रहे हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जानते हैं वो सूर्य अस्त होने वाला होता है, उसको कोई अपना प्रणाम करने के लिए नहीं जाता है। आज समाजवादी पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय है, उसका निर्णय आपके हाथों में है। रामपुर विधानसभा का निर्वाचन
5 नवंबर को संपन्न होने वाला है। इसको लेकर के आज जनपदीय पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना और ऐसा माहौल हो जनपद में जिससे कि आम जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के बगैर किसी प्रलोभन के और बगैर किसी भय के स्वतंत्र तरीके से वो अपने मत का प्रयोग कर सके। ऐसा माहौल सुनिश्चित कराने के लिए रामपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। हम सभी लोगों ने विगत दिनों अच्छी कार्रवाई की है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जनपद को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सीएपीएफ के कंपनियां हैं, आरएफ और बीएसएफ कंपनियां आई हैं, पीएसी का बल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल पुलिस के जवान भी रहेंगे चुनाव के दौरान ड्यूटी के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने लखनऊ के गन्ना संस्थान में बोलते हुए कहा कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन बौद्धिक गुलामी से हम मुक्त नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने हमें बांटने का कुत्सित प्रयास किया था। हमारे इतिहास को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया और पढ़ाया गया। धर्मनिरपेक्षता के मायाजाल में भारत के हिंदुओं को सांप्रदायिक ठहराया गया। नई शिक्षा नीति में इस गलती को सुधारने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर रामकथा का भी मंचन किया गया। जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सारे विश्व के कल्याण करना चाहिए, तो इसलिए सभी को यही उद्देश्य है। राष्ट्र धर्म जिसे महर्षि अरबिंदो ने 2 चरणों के बाद, एक राष्ट्रभाव को जागरूक करते हुए उसके चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर समग्र राष्ट्र को विश्व की चेतना को ऊपर करने के लिए, उसलिए उन्होंने अति मानवता के स्तर पर भी जाने के लिए इस देश के लोग अपनी साधना करनी चाहिए। और वह यह संभव है क्योंकि इस पुण्य भूमि में हजारों वर्षों से उस प्रकार की तपस्या साधना किए हुए लोग रहने के कारण वो हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मेरठ में नरेंद्र के नाम सुरेंद्र की पाती पुस्तक का विमोचन परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि ने किया। उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित अनमोल ग्रंथ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। देश को 21वीं सदी में मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इस पुस्तक में साधारण भाषा में प्रधानमंत्री के कर्तव्य पालन, राष्ट्र निर्माण, गरीबों, वंचितों के प्रति किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये एक विचार है, ये एक दृष्टि है, और उस दृष्टि को जो अपने लिए ना जीता हो, समाज के लिए जीता हो, दूसरों के लिए जीता हो, और दूसरों में भी सबको अपना मानते हुए अपनों को गले लगाता हो, जिसके पास महात्मा का मतलब महान आत्मा, एक ऐसी आत्मा नरेंद्र मोदी जी में है जो केवल अपने लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सोचती है। मुझे यही लग रहा है कि लोगों की रुचि, हमारे जवानों की रुचि आज मैं देख रहा हूँ जग रही है, और सबसे ज्यादा रुचि जग रही है कि राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जग रहा है। उनको लगता है कि हम भारतवासी हैं। इसमें देखेंगे मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनको पढ़ेंगे। उस देश के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिए, पॉलिसी बनाई, विदेशी पॉलिसी, और ये राम मंदिर, काशी विश्व अपना मंदिर, और जो है एग्रीकल्चर, और जो है जो इनकी विदेश नीति थी। कन्नौज महोत्सव का जिले के बोर्डिंग मैदान में आयोजन किया गया। 17 वर्षों से इस महोत्सव का लगातार आयोजन किया जा रहा है। कन्नौज का भारतीय इतिहास में शौर्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामरिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है। राजा हर्षवर्धन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और आधा मुगल की वीर गाथाएं यहाँ की फिजा में बिखरी हुई हैं। कन्नौज पूरी दुनिया में महक बिखेरता है। यहाँ की गलियां सुगंध की हवाओं को लिए हुए लोगों को सुगंधित करती हैं। यहाँ के बने इत्र की पूरी दुनिया में मांग रहती है। इस कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया में नफरत को बढ़ावा मिल रहा है और कन्नौज सुगंधित रिश्तों के साथ लोगों को जोड़ रहा है। इस अवसर पर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सपा को जनता नकार चुकी है और मैनपुरी से भी यही फैसला आएगा। चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। हर एक चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं, और इस चुनाव में खासकर ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव है। एक और समाजवादी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके एक ही परिवार, और बस वही परिवार आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं, सुरक्षा सबको दी है, सबको सम्मान दिया है और सर्व समाज को जोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैनपुरी के चुनाव में न सिर्फ जीत होगी बल्कि बहुत बड़ी जीत होगी, और मैनपुरी से एक बहुत बड़ा संदेश आएगा कि परिवारवाद को भारत, उत्तर प्रदेश, मैनपुरी पूरी तरीके से नकार चुका है और सब लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम। समाचारों में अब देखते हैं आकांक्षी जिले की खबर। आकांक्षी जनपद सोनभद्र में गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नीट परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर में एकलव्य कोचिंग के नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है। अभ्यर्थियों को तकनीकी के साथ शिक्षा दी जा रही है और निःशुल्क किताबें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनजातीय बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ मुख्य धारा में लाने के लिए कोचिंग संस्थान शुरू किया गया है। तो अगर उस थीटा को अगर हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा और एक हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? और मेरा परिवार बहुत ही गरीब है सर। इंजीनियर बनने की ये नहीं थी, और पापा सोच भी नहीं सकते थे कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूंगी। इसके बाद पापा बोले कि गवर्नमेंट है, जाके कोचिंग करो। फिर यहाँ मेरे पापा कोचिंग के लिए भेज दिए सर, और यहाँ की पढ़ाई से मैं बहुत अच्छी हूँ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब अच्छे पीरियड चलते हैं सर, और आगे की पढ़ाई भी मैं अच्छी करूँगी। यहाँ पे मेरा कोई फीस नहीं लग रहा है और मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे इस पढ़ाई से बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरा ये पढ़ाई अगर चलते रहे तो मुझे आगे ज़रूर सफलता मिलेगी। इससे मैं तो बाहर नीट की कोचिंग करने के लिए नहीं सोची थी, लेकिन हाँ इतना था कि घर से ही ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए सोची थी, और इससे भी नहीं, फिर भी इतना मतलब
पापा मेरे बोलते थे कि जरूर कुछ न कुछ तुम्हें कराएंगे, लेकिन बाहर जाके नीट की कोचिंग के लिए नहीं सोची थी। से इतना ज़्यादा मतलब उस लायक जैसे इतना ज़्यादा घर में आमदनी नहीं था ना कि मैं 2 लाख रुपए सालाना देके और बाहर में कोचिंग कर सकूँ नीट की। मेरे मम्मी पापा फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, उतना फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में सुना, यहाँ नीट जे कोचिंग के लिए डीएम ऑफिस या विकास समाज कल्याण विभाग में सुना मैंने। तो मैंने अप्लाई किया था सर, पोस्टर के थ्रू, QR कोड के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया, इसके थ्रू हो गया सिलेक्शन सर। और यहाँ पे जो देखा जाए तो सारा सुविधा सही है और सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, टीचर भी अच्छे हैं और यहाँ के डीएम का सपोर्ट है सर। डीएम आते रहते हैं और वार्तालाप करते रहते हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी मतलब ऐसे अच्छी नहीं थी कि जो वो मुझे कोचिंग कराने के लिए सोचते हैं, लेकिन इस निःशुल्क सेवा के तहत मैंने एग्ज़ाम देके जो यहाँ एडमिशन लिया उसके तहत अब मैं यहाँ कोचिंग कर रही हूँ। अब इसके आगे मैं अपने भविष्य में अच्छा कुछ कर सकूँगी। देवरिया में स्थानीय स्तर पर बन रहे सामान को बाल सुधा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जनपदों में बेचते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। अब ये मोटरसाइकिल से स्थानीय स्तर पर बनाए गए सूप, झाड़ू और डोलची की बिक्री कर अच्छी आय कर रहे हैं। इन्होंने मोटरसाइकिल में एक स्ट्रेचर अलग से लगा रखा है जिस पर रखकर सामान की बिक्री करते हैं। इससे इनको इतनी आय हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर लेते हैं। साइकिल पर जो झाड़ू बांधे ली वो कुछ अजीब तरीका के बा। पूरे अपने उत्तर प्रदेश में केहू ऐसा दुकान लेके चले लाना है जौन हम आज के डेट में लेके चलत नहीं 9 जिला के बीच में। और वो करे आगे अब हम ज्यादा तो नहीं कुछ कहल चाहता नहीं, लेकिन ये है कि मैंने 5000 पूंजी जब लगावे ली तो 3 से 4 दिन के अंदर हम 10,000 रुपया लेके आवे, हमारा 2,000 रुपया बच जाला, 2 से 2,500 3,000 बच जाला। वो पेट्रोल खर्चा बा, मान ली हम खाता नहीं, गाड़ी का मतलब और मेंटेनेंस खर्चा है। अब एक आगे अब हर आदमी से ये सोचब कि मैंने सफाई पर ध्यान दे और हमारे दुकान पर ध्यान दे, ताकि हम अब आपके लगे तो पहुंच जाता नहीं तो आप हमसे ले लो। बाल सुधा जी एक सफाई कर्मी हैं और ये मोदी जी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर इन्होंने अपने मोटरसाइकिल पर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के जो लोगों का मनोरंजन भी करती है, आकर्षण का केंद्र भी रहती है। गांव-गांव घूम के 7-8 जिलों में हम निरंतर ये झाड़ू बेचने का काम करते हैं और सफाई अभियान के एक सच्चे सिपाही हैं। काशी तमिल संगमम का छठा समूह दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शाम 7:30 बजे पहुंचा। ये समूह शिक्षकों का समूह है। इस समूह के स्वागत के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग हुआ, जिसमें ढोल नगाड़े बजाकर और फूल की पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इस समारोह को भाजपा महानगर शिक्षक मंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर जो मोदी जी की जो एक श्रेष्ठ भारत नेक भारत का जो एक नारा है, तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो तहजीब को एक सूत्र में बांधने का काम जो मोदी जी ने किया है तमिल संगम के रूप में, और काशी की पूरी जनता आज जो है उनका स्वागत करने के लिए शिक्षकों का जो एक मंडल 230 लोगों का यहाँ आ रहा है, उनके स्वागत के लिए जसोकरों से, चंदौली जनपद से, भदोही जनपद से, महानगर जनपद से और जो है बनारस जनपद से, तमाम जनपदों से शिक्षक आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। मोदी जी के सपनों का जो भारत है, जो श्रेष्ठ भारत नेक भारत और एक भारत की जो नारा उन्होंने दिया हुआ है, इस नारा को आज यहाँ अच्छा सा। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने कानपुर देहात में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विद्यालयों में पेंटिंग और मुख्य स्थानों पर होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। स्कूली वाहनों की फिटनेस नियमानुसार जांची जाए और जो मानकों के अनुरूप न हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने को कहा था। प्रत्येक वर्ष 22,000 लोग प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसमें खराब रोड और यातायात सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा जो सड़क सुरक्षा के बारे में भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे प्रदेश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा फैटेलिटी जो डेथ्स का जो मुख्य कारण ये देखा जाए तो एक्सीडेंट्स ही मुख्य कारण। तो माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं 2 साल में कोविड में जितने लोगों का डेथ हुआ है उससे ज्यादा 1 साल में जो है एक्सीडेंट से लोग जो है इसमें मृत्यु को प्राप्त। अमृत महोत्सव चल रहा है तो हमारे हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है कि भाई इसको कैसे कम कराया जाए। इसको रोड इंजीनियरिंग को ठीक करना हो, जगह जहाँ खतरनाक जगह है उस पर खतरनाक मोड़ है वहाँ पर एक उसको साइन बोर्ड्स, एक इफेक्टिव साइन बोर्ड्स लगाना है कि भाई आगे खतरा है इसमें, जो ताकि उसमें ड्राइवर के दिमाग मस्तिष्क पे थोड़ा अलर्ट दे दें कि भाई थोड़ा अलर्ट होके चलो, इसमें यहाँ पे आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो उसी तरह का सब ब्लैक स्पॉट्स में सपोज सड़क में अचानक गड्ढा हो गया, वो जा रहा है अचानक गड्ढा, फिर उसमें आदमी जो है तेजी से जा रहा है। दूसरा जो है जो एनफोर्समेंट की भी बात है, वो ओवर स्पीड करते हैं, सड़क डिसिप्लिन नहीं है। उसको आज जो एक्सीडेंट हुआ है गोंडा में, वो बोल रहा है कि उसको रॉन्ग साइड पे चल रहा है उसको ट्रक। तो ये जो है रोड डिसिप्लिन की भी जरूरत है। बहुत सारे बच्चे जो सड़क पर स्टंटिंग करने लगते हैं, आज दिन बोला भाई सभी कॉलेजों में जाकर बच्चों को समझाने की जरूरत है। ये मजाक नहीं है, ये जीवन के लिए जो है ये खतरा है। सड़क पे आप स्टंटिंग कर रहे हो, आप स्टंटिंग सीखना चाहते हो अलग से जाओ, उसको उस ढंग से सीखिए, नहीं भाई सड़क पे करने लगा आपने भी जीवन खतरा, दूसरों को भी खतरा। बरेली में मटर की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। कम पानी से तैयार होने वाली इस फसल में लागत कम और लाभ अधिक है। प्रदेश सरकार का उद्यान विभाग अत्याधुनिक मशीनों की खरीद पर 80 से 90% अनुदान दे रहा है। किसानों को सरकारी दर पर बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य कम लागत से अधिक फसल पैदा करने के साथ गेहूं धान की खेती से अलग खेती करने के लिए प्रेरित करना है। मटर में हमारे यहाँ सरकार द्वारा जो हमारे फाउंडेशन और ब्रीडर सीड उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी दर शासन द्वारा निर्धारित रहती है। इस बार हमारे 65 रुपये से लेकर प्रजाति वार 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों के लिए बीज उपलब्ध था। तो जिसमें 81 उदय पंत मटर थी, आज़ाद P3 एक वैरायटी आई थी आर्किल। तो हम किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे मटर बहुत कम पानी चाहने वाली फसल है, तो मटर में हम लोग ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, अब पूर्वांचल अपराध के लिए नहीं निवेश और विकास के लिए जाना जाएगा। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर, खतौली और विधानसभा सीट के लिए भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी ताकत। और लखनऊ में आरएसएस के सह कारवा दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, नई शिक्षा नीति से भारत के सही इतिहास की जानकारी लोगों को होगी उपलब्ध। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।